हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आज आप लोगों के सामने हिस्ट्री का मैराथन लेके आया हूँ। यह आधुनिक भारत के ऐसे बिंदु हैं जिनको आज हम देखेंगे। आपको बता दें, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको हर परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप इसकी समझ बना लीजिए, आपको फिर दोबारा बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही मज़ेदार है ये वीडियो को अंत तक देखिएगा और इतिहास की समझ विकसित होगी और परीक्षाओं में आप निस्संदेह बहुत अच्छा करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग देखेंगे वर्षवार देखेंगे 1857 से लेकर आपका 1999 तक की घटनाओं को इसमें हम देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन को भी समावेशित करते हुए। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने लगेगा तो हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में वीडियो बन जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। पहला वर्ष है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति दोस्तों, जो एक घटना हुई, ये घटना किसी एक दिन की उपज नहीं थी। वास्तविक रूप में हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, आपको बस ये बताना चाहेंगे कि इस घटना का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय धर्म में हस्तक्षेप करना। ये घटना मेरठ से उठी और वहाँ पे बैरकपुर की छावनी से, बैरकपुर मतलब मंगल पांडे जी ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। बैरकपुर छावनी से, मेरठ से नहीं, बैरकपुर से, ध्यान रखिएगा, बैरकपुर से मंगल पांडे को जब ये बात पता चली कि जो न्यू इनफील्ड राइफल आई है उसमें जो कारतूस लगाई जा रही है उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, जिस पर इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। और यहीं से यह विद्रोह पूरे भारतवर्ष में लगभग फैल गया। उस समय पूछा जाता है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वो उसमें गवर्नर था। यही एक ऐसा गवर्नर है जो ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय भी बना। ये प्रथम वायसराय। ठीक। क्रांति का प्रारंभ कहां से होता है अगर आपसे पूछ दे तो मेरठ से होता है। 10 मई 1857 को यह क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी थी और 2 ही दिन बाद मेरठ से क्रांतिकारियों ने पहली कूच कहां की, दिल्ली के किले तक। दिल्ली पर जाकर बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित किया। बहादुर शाह जफर पहले भयभीत थे, दबे से थे कि मैं क्या करूं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन क्रांतिकारियों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आप भारत के बादशाह हैं, और उन्होंने कमान संभाली। दिल्ली 1857 की क्रांति का एक बड़ा केंद्र बना, सबसे बड़ा केंद्र था। यहां के केंद्र को, दिल्ली के केंद्र को अंग्रेजों में निकलसन और हडसन नामक 2 अंग्रेज सेनापतियों ने इसको संभाला और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। लड़ाई लड़ी गई, काफी समय तक लड़ा गया, लेकिन निकलसन को पहले मार दिया गया। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है दिल्ली में किसको मार दिया गया था, तो निकलसन और हडसन, निकलसन एवं हडसन। तो निकलसन को मार दिया विद्रोहियों ने और हडसन जीवित था। हडसन ने हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। और बता दें कि बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर नाम से कविताएं लिखते थे इसलिए उनको बहादुर शाह जफर कहा जाता है। बहादुर शाह जफर मुगल काल के अंतिम बादशाह थे। इनको ये लोग बंदी बना लेते हैं। इनके ही सामने इनके 2 पुत्रों और 1 पोते को गोली मार देते हैं और इनको जफर को रंगून भेज दिया जाता है और रंगून में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तात्कालिक कारण के बारे में हमने चर्चा कर ही लिया था कि चर्बी वाले कारतूस, या हम कह सकते हैं धर्म में अंग्रेजों का हस्तक्षेप।
ये जो हस्तक्षेप था, धर्म में हस्तक्षेप जो अंग्रेजों का था, ये 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण रहा। बात आती है जब उधर हम चलते हैं झांसी की तरफ, तो झांसी की तरफ रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वीरता पूर्वक उन्होंने लड़ा। आपने कहानी भी सुना होगा कि बुंदेले के हरमुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी विक्टोरिया इनके शौर्य और पराक्रम से इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने स्वयं कहा कि ऐसी कौन सी महिला है भाई जो इतना बड़ा क्रांति की ज्वाला मिसाल बनकर खड़ी है। हालांकि धोखे के वजह से महारानी लक्ष्मीबाई भी इसमें वीर गति को प्राप्त होती हैं और ये ग्वालियर में इनकी समाधि है। ग्वालियर, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैं 1857 की क्रांति को, मैं संपूर्ण क्रांति को एक वीडियो में बनाऊंगा। ये अभी मैं वर्षवार चल रहा हूं, इसलिए छोटा छोटी कड़ियों को मैं बताते चल रहा हूं। लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत सी हैं कि कहाँ उनका जन्म कहाँ हुआ, मणिकर्णिका नाम कैसे पड़ा, मणिकर्णिका घाट क्या है, किस हीरोज ने इनको कैसे पराजित किया, क्या क्या घोड़े की कहानी है, लक्ष्मीबाई दामोदर राव की क्या कहानी है, सारी घटनाओं को हम बताएंगे आपको विस्तार से। ठीक, मंगल पांडे किस बटालियन के थे, तो ध्यान रखिएगा 34वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे। ठीक है, बीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इसको 1857 की क्रांति को, सबसे पहले की बात मैं कर रहा हूं, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी एक पुस्तक है। पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा कि यह क्रांति जो है एक सुनियोजित थी, व्यवस्थित थी, स्वतंत्रता संग्राम इनको इन्होंने कहा था। अब बात करते हैं, आते हैं लक्ष्मीबाई को भी अंग्रेजों ने परास्त किया और अधिकार कर लिया। अवध भी उस समय 1857 की क्रांति में तब कूद पड़ा जब अवध की बेगम हजरत महल ने बिगुल बजा दिया। हजरत महल ने बिगुल बजाया और काफी बड़ा विद्रोह फिर अवध बना और अवध में इन्होंने अपने पुत्र विरजिस कादिर को राजा नवाब बनाकर अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया। हालांकि अंग्रेजों ने यहां भी इसको दबा दिया। फिर उधर हम देखते हैं कानपुर में, अगर विद्रोहियों की बात करें तो कानपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह नाना साहब ने किया और उनका सहयोग तात्या टोपे ने किया। चूंकि 1802 में ही पेशवा बाजीराव से बेसिन की संधि कर ली गई थी, बेसिन की संधि, और उन्हें महाराष्ट्र से भागकर उन्हें निर्वासित कर दिया गया था कानपुर के बिठूर में, कानपुर के बिठूर में। ठीक अवध की समस्या तो यह थी कि अवध पर पहले से ही कुशासन का आरोप लगा दिया गया था। कुशासन का आरोप लगाया गया डलहौजी के द्वारा, चूंकि डलहौजी राज्य हड़प नीति को मानता था। राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, है ना, इन्होंने कहा कि जिसका खुद का बच्चा नहीं है उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। अवध पहले से ही कुशासन के आरोप में अंग्रेजों के अधीन कार्य कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी राज्य हड़प नीति के तहत उसको हड़पने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि 1857 की क्रांति के समय तक सर्वाधिक सैनिक अवध से ही आते थे। सैनिकों को बड़ा झटका लगा कि मेरे ही राज्य में, मेरे ही देश में, मेरे ही परिवार, मेरे ही समाज के लोगों पर इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा, इसलिए विद्रोह थोड़ा और व्यापक हुआ। अवध की बात करें, जब हम बाबू कुंवर सिंह की बात करते हैं, जगदीशपुर बिहार पटना का उन्होंने नेतृत्व किया। बुंदेले के हरमुख सुनी कहानी में एक लाइन मिलती है कि चमक उठी वह सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। वह तलवार पुरानी से कहने का मतलब क्या था कि बाबू जगदीश सिंह जो थे, कुंवर जगदीश सिंह, वो एक बूढ़े हो चुके थे, 80 साल के बूढ़े थे और उन्होंने भी अंग्रेजों को हराया। यह एकमात्र ऐसे 1857 क्रांति के ऐसे नेता थे जो पराजित नहीं हुए। ऐसे क्रांतिकारी दल का नेतृत्व किया, कभी पराजित नहीं हुए। और जब इनके हाथ में गोली लग गई, इन्होंने अपने ही तलवार से अपने बाजुओं को काटा और गंगा जी में समर्पित कर दिया। ये अपनी मौत मरे, अंग्रेज इनको बंदी नहीं बना पाए, पराजित नहीं कर पाए। उसके बाद इनके भाई क्रांति को आगे ले गए। बाद में अंग्रेजों ने इस पर क्या किया,
कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित जो चीजें थी वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे 1858 में क्या क्या घटनाएं हुई इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 1858 की घटनाओं में देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति के समय क्रांति को पूर्ण रूप से दबा दिया गया तो महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र भेजा और वह घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। लॉर्ड कैनिंग, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मतलब होता क्या है? भगवान। ये जानबूझ के हम भारतीयों से अपने आप को भगवान कहलाना चाहते थे, भगवान कहलवाते थे, जबकि भगवान लायक थे नहीं, जानबूझ के अपने आप को ये नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे। ठीक, तो ये भगवान नहीं थे भाई, ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र सुनाया। अब इसके तहत भारत की प्रभुसत्ता जो है, शक्ति जो है, वो इंग्लैंड के हाथों में सीधे चली गई। महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया और एक सचिव की नियुक्ति की और सचिव के द्वारा ही भारत का कार्यभार चलाया जाने लगा। अब जो अभी तक लॉर्ड कैनिंग गवर्नर था वो क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया, वायसराय। और अंग्रेजों ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और धर्म में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। गोद लेने की प्रथा की भी छूट कर दी। बहुत से उन्हें लगा कि अब थोड़ी समस्या हो रही है और उन्होंने अपने आप में सुधार किया बहुत सी नियमों को, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर 1869, 59 और 60 की घटना की बात जब हम करें तो 1859 और 60 में बंगाल में नील विद्रोह होता है। बंगाल में जो नील विद्रोह होता है इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया। नील बागान की खेती के लिए, किसानों पर हो रहे अत्याचारों के लिए इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया और इसका समर्थक जो है हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार में किया। हिंदू पैट्रियट में पूछ लेता है कि नील विद्रोह का समर्थन किस पत्रकार ने अपने संपादकीय में किया, तो हिंदू पैट्रियट में किया। किसने किया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। किसने किया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार में किया था। ये नील बागानों के अत्याचारों का खुला चित्रण की अगर बात करें, नील बागान में जो मालिकों द्वारा अत्याचार होते थे उसका चित्रण दीनबंधु मित्र की नाटक नील दर्पण में भी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं 1861 की। तो 1861 भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। अब जो है परिषदों की सदस्यों की, अक्सर सदस्यों की संख्या से लेकर कब 3 हुए, कब 5 हुए, ये पूछा जाता है। तो अब तक तो इनकी संख्या 4 थी, अब इनको बढ़ाकर क्या कर दी गई? 5 कर दी गई। और जो 5वां व्यक्ति होगा या 5वां सदस्य होगा उसे विधिवेत्ता होना चाहिए। विधिवेत्ता मतलब कानून का जानकार। विधिवेत्ता मतलब क्या होता है? उसे कानून का जानकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए 1862 में हम लोग देखते हैं कि इस समय भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। कहाँ? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हुई। इसी समय भारतीय दंड संहिता भी 1863 में लागू हो गई। 1863 में लागू हुई। आईपीसी दंड संहिता की क्या क्या उसके नियम होंगे। और सबसे बड़ी बात थी इसमें कि शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले भारतीय बने जिनको कि न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, आइए 1863 में देखते हैं। 1863 भाई 12 जनवरी हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से और हृदय से नाम लिया जाता है। एक महापुरुष का जन्म हुआ था। महापुरुष कौन थे? स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया धर्म सम्मेलन में, शिकागो के धर्म सम्मेलन में। इनकी पुस्तकों के बारे में प्रायः पूछ लेता है तो इनकी पुस्तकें हैं कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान और उसकी विधियां। पुस्तकें तो बहुत थी इनकी।
लेकिन प्रायः यहाँ से प्रश्न आपसे पुटअप कर लेता है। ठीक, 1864 की घटना को हम लोग देखते हैं। 1864 की घटना के बारे में जब हम देखते हैं तो 1864 में एक घटना घटी क्या कि भारत की राजधानी क्या बनी, शिमला बनाई गई। इस समय गवर्नर कौन था, तो कौन था, वायसराय लॉर्ड लॉरेंस, है ना। वायसराय कौन था, लॉर्ड लॉरेंस। लॉरेंस के समय में ही शिमला भारत की राजधानी बनी थी। आइए बात करते हैं 1866। ध्यान दीजिएगा 1866 में एक चीजें यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक जरूर हुई है। आपको बता दें कि 1866 में सबसे पहले आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यूपी में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कहां हुई थी, आगरा में हुई थी। ठीक है, लेकिन 1869 में इसको स्थानांतरित करके कहां कर दिया गया, इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। ठीक है, उड़ीसा में अकाल, उड़ीसा में इसी समय 1866 में भयंकर अकाल पड़ा। बात करते हैं 1867 में, तो आपको बता दें 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को हुई। किसने किया, आत्माराम पांडुरंग ने किया। 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग ने किया। कहां पे आर्य समाज की स्थापना इन्होंने, प्रार्थना समाज कहां पे किया, बंबई में। अब बात करते हैं 1869 की, तो आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है ना, उनका जन्म हुआ। ठीक, आइए आगे देखते हैं। 1882, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी, अधिनियम पारित किया गया। आपको बता दें अंग्रेजों की ये सबसे बड़ी कामयाबी में भी माना जाता है। रिपन की सबसे बड़ी कामयाबी था कि इन्होंने ग्राम स्वशासन के बारे में सोचा। ग्राम स्वशासन, स्थानीय स्वशासन अगर प्राचीन काल में देखा, आधुनिक भारत में देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन के लिए लॉर्ड रिपन का नाम याद किया जाता है। लेकिन अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो चोलों ने, ध्यान दीजिएगा, चोलों ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। ग्रामों पर ध्यान दिया था, ग्रामों की व्यवस्था पर उनको सुनियोजित चलाने के लिए इन्होंने सबसे पहले भारत में चोलों ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। लेकिन अगर अंग्रेजों में पूछा जाए, आधुनिक भारत में पूछा जाए, तो बड़े ही आराम से इनका नाम लिया जाता है। लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया। इल्बर्ट बिल विवाद क्या है, इसमें वायसराय, इस समय भी कौन था वायसराय, लॉर्ड रिपन था। इल्बर्ट बिल विवाद का ये मतलब है कि अभी तक यूरोपियों द्वारा किए गए कुकृत्यों पर, यूरोपियों द्वारा किए गए गलत कार्यों की सुनवाई केवल यूरोपी ही करते थे। अगर एक अंग्रेज के खिलाफ कोई मुकदमा है तो उसकी सुनवाई अंग्रेज ही करता था, यूरोपीय न्यायाधीश ही करता था। लेकिन रिपन ने इल्बर्ट बिल पास किया, वो विवादित रहा। अंग्रेजों ने, यूरोपियों ने काफी इसका विरोध किया। इस बिल में यह कहा गया कि अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियों के द्वारा किए गए कार्यों की सुनवाई कर सकते हैं, फैसला दे सकते हैं। यही इल्बर्ट बिल विवाद है। ठीक, अब बात करते हैं सिविल सर्विसेज में आयु। इसने क्या किया कि सिविल सर्विसेज में 18 वर्ष से आयु बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 21 वर्ष कर दी गई। आइए देखते हैं 1885। 1885 क्या है भाई, 1885 में आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। किसने किया, तो A.O. ह्यूम ने किया। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसमें भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। हालांकि आप इसके पहले कांग्रेस एक वीडियो हिस्ट्री का स्मृति मैम का पढ़ा है, आप देख लीजिएगा। कांग्रेस के सभी अधिवेशन और उनसे रिलेटेड जानकारियां बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं, उसको देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, आइए 1905 की जब हम बात करें
तो 1905 के समय भारत में एक गवर्नर था, वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारत में बहुत से कार्य किए। ऐसा नहीं है कि इसने बस इसका यही है कि इसने बंगाल विभाजन, हाँ बंगाल विभाजन से प्रसिद्धि ज्यादा मिली, इसको लोग ज्यादा जानते हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन इस आधार पे किया कि बंगाल में हिंदू, मुस्लिम और भारतीयों की जो एकजुटता थी वो बड़ी प्रबल हो रही थी। इसका उद्देश्य अंग्रेजों का था कि इनको तोड़ना, फूट डालो, राज करो की नीति पर इन्होंने क्या किया, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। पूरे बंगाल में शोक की लहर दौड़ गई और लोगों ने इसका विरोध किया और एक भाई, मुस्लिम हिंदू सब भाई भाई और एक दूसरे को उन्होंने राखी बांधा और स्वदेशी आंदोलन भी इसी समय बंगाल में शुरू हो गया। स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने वाला कौन था, तो आपको बता दें कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रायः परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो बंगाल का विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 को लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुआ और पूरे बंगाल में इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में, ये पूछा जाता है कहां पे बैठक हुई, ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन का क्या किया गया, घोषणा किया गया। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। सॉरी, इस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, सर एंड्रूज फ्रेजर भी था, नाम था उस समय। वहां बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ऐसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और हमने बताया कि बंगाल में विभाजन का विरोध करते हुए इसका प्रारंभ, इस आंदोलन का प्रारंभ नेतृत्व किसने किया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। प्रश्न पूछता है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया, तो कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सबसे पहले सुझाव दिया। कहां दिया, अपनी पत्रिका संजीवनी में किया। कब किया, 13 जुलाई को, जब निर्णय ले लिया गया था बंगाल विभाजन का। उसी समय उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि भैया ब्रिटेन की वस्तुओं का हमें क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। बंगाल विभाजन का उद्देश्य मैं बता दिया हूं कि इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रवाद की वृद्धि को कम करना या रोकना या दुर्बल बनाना था। ठीक, इस समय मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो चिदम्बरम पिल्लै ने किया। और दिल्ली में किसने किया, सैयद हैदर राजा ने किया। और मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, चिदम्बरम पिल्लै ने किया था। इसी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत भी क्या हो गया, शीर्षक गीत बना, बड़ा फेमस हुआ। इसी आंदोलन में गीत राष्ट्रीय गीत बना। हाँ, वंदे मातरम गीत राष्ट्रीय गीत के रूप में काफी फेमस किया गया उस समय। वंदे मातरम का गीत गाया गया। आते हैं 1906 बात करते हैं जब 1906 में, तो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कहां की गई, ढाका में। किसने की भाई, कमेंट करके जल्दी बताइए आप लोग, किसने की, चलिए बताइए, जल्दी बताइए। तो आप लोग बताइए, आप बताइए इसका नाम। ध्यान रखने वाली बात है कि मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ, जबकि इसका मुख्यालय कहां था, आपसे पूछ सकता है इसका मुख्यालय कहां था, तो इसका मुख्यालय था लखनऊ। इसका मुख्यालय कहां था, लखनऊ। ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय कहां था, लखनऊ था। ठीक है, अब बात करते हैं 1907 का सूरत विभाजन। ध्यान रखिएगा, गरम दल और नरम दल। जब हम इतिहास को शुरू करेंगे व्यापक तौर पे, बेहतरीन क्लासों के माध्यम से हम लोग शुरू करेंगे, जल्दी ही हम उसको लेके आएंगे। गरम दल और नरम दल में विभाजन। गरम दल का ये था कि हमें रोने, गिड़गिड़ाने या आग्रह करने से अंग्रेज मानने वाले नहीं हैं, हमें आज़ादी नहीं देंगे। वो जिस भाषा में समझना चाहते हैं हम
उस भाषा में उनको समझाएंगे। ये गरम दल थे। और नरम दल का था कि भारतीय हितों को देखते हुए प्रयास करना कि हमें अंग्रेज क्या कर दें, आजाद कर दें। गरम दल में लाल बाल पाल का नाम है, इसमें रास बिहारी बोस जैसे लोग हैं, है ना, नरम दल में। तो इन लोगों में क्या हो गया, विभाजन। इसकी बड़ी लंबी कहानी है कि विभाजन कहाँ होने वाला, ये बैठक कहाँ होने वाला था, रास बिहारी बोस ने कैसे इसकी अध्यक्षता की, कैसे बाल गंगाधर तिलक हुए, क्या हुए, बड़ा तमाम प्रकार की इसमें घटनाएं हैं। इन घटनाओं को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग वर्षवार केवल देख रहे हैं, तो वर्षवार देखते हैं। 1919 मार्ले मिंटो बिल। मार्ले उसमें भारत सचिव था। क्या था, भारत सचिव। और मिंटो क्या था, उसमें वायसराय था, भारत का वायसराय। ध्यान दीजिएगा, भारत को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने की नींव, पूछा जाता है कि किस बिल द्वारा भारत को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने की नींव रखी गई, तो यह वही है मार्ले मिंटो बिल। यहीं से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। हालांकि इसका विरोध भी किया गया, लोगों ने विरोध किया, लेकिन सांप्रदायिकता की जो पहली बीज बोई गई थी, ये मार्ले मिंटो सुधार से ही बोई गई थी। अब बात करते हैं 1911 की कुछ घटनाओं को हम देखेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और राजकुमारी मैरी भारत यात्रा पर आई थी। जॉर्ज पंचम और मैरी भारत की यात्रा पर आई थी। ये आते ही दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। कहाँ दरबार का आयोजन किया गया, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। और वहीं पे कुछ निर्णय लिए गए। पहला निर्णय, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और उसमें वायसराय कौन था, मैं बता चुका हूं आपको कि वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग था। फिर ये कहा गया कि बंगाल विभाजन रद्द किया गया और बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। किसको अलग कर दिया गया, बिहार तथा उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से भी अलग कर दिया गया। आपको बता दें कि 1911 में यह भी निर्णय लिया गया कि अब भारत की राजधानी, 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता। लेकिन निर्णय लिया गया कि भारत की राजधानी क्या होगी, 1912 में भारत की राजधानी क्या बनी, दिल्ली बनी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि 1931 को नई दिल्ली में हमारी राजधानी कार्य करना क्या की, शुरू कर दी। नई दिल्ली में राजधानी की शुरुआत यानी उसका ओपनिंग, उद्घाटन किसने किया, वायसराय उस समय थे लॉर्ड इरविन 1931 में। ये सब जानता है कि घोषणा 1911 में हुई, दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी, लेकिन उसका उद्घाटन पूर्ण रूप से कार्य करना कब शुरू किया दिल्ली नई राजधानी के रूप में, तो 1931 में किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसी समय दिल्ली प्रवेश के समय ही दिल्ली षड्यंत्र कांड होता है, षड्यंत्र केस होता है, दिल्ली कांड होता है। लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका जाता है और बम फेंकने वालों में कौन कौन थे आइए देख लेते हैं। उनके बारे में प्रायः पूछ लेता है कि बम फेंकने मास्टर अमीर चंद थे, रास बिहारी बोस थे, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार और बलराज भेला। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको कई बार पूछ लेता है कि कौन इसमें थे कौन नहीं थे। पूछ लेता है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में कौन नहीं है, तो ध्यान देने वाली बात है। 1912 की बात अगर हम करें तो 1912 में भारत की राजधानी क्या है, कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दी गई। गलत लिखा, स्थानांतरित कर दी गई। और बंगाल बिहार को क्या है, बंगाल से उड़ीसा और बिहार को क्या कर लिया गया, अलग किया गया। और फिर उड़ीसा को भी 1936 में क्या किया गया, बिहार से। तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया, बिहार से उड़ीसा कब निकला, तो 1936 में निकला। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ और क्या किया गया,
कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, ठीक है ना। और बाद में 1936 में बिहार से भी उड़ीसा को अलग कर दिया, क्योंकि उसमें बिहार और उड़ीसा एक में थे। 1912 इन 1936 से पहले बिहार और उड़ीसा एक में थे, ठीक। आगे 1914 सॉरी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 28 जुलाई 1919 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय जो था उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। 1914 में ही भारत और चीन के बीच एक रेखा खींची गई, जिसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। आइए 1915 की घटना है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है और यहीं से एक बड़े व्यापक स्तर पर राजनीति में परिवर्तन होता है, जो गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बात करें 1916 का, तो 1916 में, चूंकि 1907 में गरम दल और नरम दल विभाजित हो गए थे। अब दोनों दलों को ये पता हो गया कि अगर अंग्रेजों से निपटना है तो दोनों को एक होना पड़ेगा और मुस्लिम लीग को भी साथ लाना होगा, तब जाके, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी वो सबको तोड़ना फोड़ना था। अंत में दोनों विचारधाराओं का यहाँ क्या होता है? संगम होता है और मिलन होता है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या होता है? समझौता होता है। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था और इसी सम्मेलन में गरम दल और नरम दल के बीच क्या हो गया? समझौता हो गया। इसी समय होम रूल लीग की स्थापना की गई। सबसे पहले एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में तथा तिलक ने अप्रैल 1916 में, सबसे पहले तिलक ने अप्रैल में 1916 में किया था होम रूल लीग की स्थापना और एनी बेसेंट ने सितंबर में किया था। सन तो दोनों का एक है, लेकिन महीने थोड़े क्या है आपके बदले हैं, इस बात को ध्यान देने वाली बात है। इसकी स्थापना की एनी बेसेंट की जो पत्रिका है, कौन कौन सी पत्रिका है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है, ठीक। और तिलक का पत्रिका का क्या नाम है? मराठा और केसरी पत्रिका का इन्होंने क्या किया? मराठा और केसरी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। अब बात करते हैं 1917। 1917 चंपारण आंदोलन बिहार के लिए प्रसिद्ध था। आपको बता दें कि राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति ने, राजकुमार शुक्ल के एक नाम के व्यक्ति ने महात्मा गांधी को बुलाया इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, और यह महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था। व्यक्तिगत पहला नहीं था, क्योंकि इसमें राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था। इनका व्यक्तिगत आंदोलन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह है, ध्यान रखिएगा। उसी समय मद्रास में मजदूर संघ की स्थापना वीपी वाडिया ने की, ये पूछा जाता है। महात्मा गांधी के बारे में एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन अभी हम लोग वर्षवार पढ़ रहे हैं तो वर्षवार देखते हैं। 1919 के बारे में आइए हम लोग ध्यान देते हैं कि 1919 की क्या है। सबसे पहले इसमें देखिए रॉलेट एक्ट की बात करेंगे। ये कब आया? 8 मार्च 1919 को, ठीक है ना। हालांकि इसी समय खिलाफत आंदोलन, ये मिलाफत लिख दिए हैं भाई साहब, खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, है ना। तो आपको बता दें कि रोलेट एक्ट का मतलब क्या था कि सर सिडनी रोलेट के नेतृत्व में रोलेट एक्ट को लाया गया। बिना अपील, बिना दलील किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे टॉर्चर किया जाता था, उससे पूछा जाता था कि बताओ तुम्हारे साथी कौन है, क्या है, तमाम प्रकार की। इसका व्यापक विरोध हुआ और इसी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनता जुटी थी। सैफुद्दीन की चिलू को लेकर था, कैसे कैसे था वो लंबी कहानी है, थोड़ा सा उस पर हम जाना नहीं चाहेंगे कि
वहीं पर भगत सिंह भी थे, 2 गेट था। ये सारी कहानियाँ बड़ी लंबी हैं, है ना। ये सारी कहानियाँ बहुत लंबी हैं कि कैसे राइफल लेके कौन खड़ा था, क्या था। इन चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे। यहीं पे कुआं था, 2 गेट था, भगत सिंह, ये सब बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, ठीक है। बाद में इसको हम लोग कहानी के माध्यम से समझेंगे। 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक कांड घटा जिसको जलियांवाला। तो जनरल ओ डायर ने क्या किया, यहाँ पर धरना दे रहे, विरोध कर रहे व्यक्तियों पर गोली चलवा दिया, ठीक। उसके बाद इस समय वायसराय कौन था, अगर आपसे वायसराय पूछे तो उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ये ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की हम अगर बात करें तो टर्की में खलीफा का एक पद होता था जिसको अंग्रेजों ने क्या किया, हटा दिया। इसका पूरे विश्व में क्या किया गया, विरोध किया गया। भारत में अली बंधुओं ने भी इसका क्या किया, विरोध किया। अली बंधुओं ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी ने उनका क्या किया, समर्थन किया। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। मुसलमानों का सहयोग पाने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया कि मुसलमान हमसे खुश होंगे, मुसलमान जुड़ेंगे तो क्रांति और मजबूत होगी, स्वतंत्रता पाने में हमें आसानी होगी। तो प्रायः पूछ लेता है कि महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन में समर्थन करने का उद्देश्य क्या था। तो उनका यही उद्देश्य था कि हम क्या करें, उनकी सहानुभूति पालें। किनकी सहानुभूति, मुसलमानों की। आगे आगे देखते हैं। 1920 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। असहयोग का मतलब क्या है भैया, अ का मतलब होता है नहीं या नकारात्मक लिया जाता है, ये उपसर्ग है। असहयोग का मतलब अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 1914 से 1918 तक महात्मा गांधी ने स्वयं प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों के लिए उन्होंने सेना में भर्ती होने की बात की, जिन्हें उन्हें अंग्रेजों का सार्जेंट भी कहा जाता था। कहानी बहुत लंबी है, ठीक है। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उसमें भारत के वायसराय थे। इसी समय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम.एन. जोशी ने कहाँ की थी, मुंबई में की। कहाँ की, एम.एन. जोशी ने मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना भी कब की गई, 1920 में की गई। सभी 1920 की घटनाएं हैं। आइए 1921 में केरल में मोपला विद्रोह होता है, बहुत जबरदस्त विद्रोह होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, विद्रोहों को एक वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। 1922 की घटना जो है ये चौरी चौरा, गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे। गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर, चौरी चौरा थाना पर ये कांड हुआ था। कांड क्या था कि जनता असहयोग आंदोलन कर रही थी, कुछ पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी किया, फायरिंग कर दिया। जनता उग्र हो चुकी थी, जनता के दिमाग में जलियांवाला बाग हत्याकांड गूंज रहा था और जनता एकजुट होकर दौड़ा लिया। पुलिसकर्मी सभी भाग के जाते हैं, लगभग 22 से 23 पुलिसकर्मी थे, सब भाग के जाते हैं, चौरी चौरा थाने में छुप जाते हैं। और जनता क्या करती है कि उस थाने में आग लगा देती है, और आग लगा देती है, सबके सब मर जाते हैं। महात्मा गांधी को जब यह बात पता चली तो उनका बड़ा खिन्न हुए। उनका कहना था कि हम स्वतंत्रता तो लेंगे, जीतेंगे जरूर, लेकिन क्या करके, अहिंसा से, हिंसा से नहीं, अहिंसा से जीतेंगे, ठीक है, हिंसा नहीं करना है। इसमें हिंसा हो गया था। और उन्होंने 12 फरवरी यानी 4 फरवरी को यह घटना हुई, 8वें दिन इन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।
असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जनता आपके साथ चल रही है, लोग जुट रहे हैं, तो आपने इसको क्या किया, वापस ले लिया। शायद उस समय असहयोग आंदोलन को वापस न लिया गया होता तो क्रांति की धारा कुछ और ही होती। ठीक है, आइए 1923 में अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किसने किया? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। 1 जनवरी 1923 को वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, देशबंधु चित्तरंजन दास, इनको CR दास भी कहा जाता है, CR दास। अगर CR दास आ जाए तो भी कंफ्यूज न होइएगा। एक एग्जाम में पूछ दे यम के गांधी, लोग परेशान हो गए, नहीं करें। यम के गांधी महात्मा गांधी, JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू, तो थोड़ा सी आपको समझने वाली बात है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि मोतीलाल नेहरू ने मिलकर देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना करी। 1924 की बात जब हम करें तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1924 में। ठीक है, कब की गई थी एसोसिएशन की स्थापना? 1924 में चंद्रशेखर आजाद ने की। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HRA कहते हैं। और HRA की पहली घटना कौन थी या पहली प्रमुख कार्यवाही इन लोगों ने क्या किया? तो एट डाउन ट्रेन यानी काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को कर दी। उस ट्रेन का नाम क्या था? एट डाउन। ट्रेन को इन्होंने क्या किया? लूट लिया HRA ने। ठीक, HRA संगठन ने। तो आइए 1925 में आते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 1925 में काकोरी कांड की घटना कब घटी? तो 9 अगस्त 1925 को घटी। इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। हालांकि चंद्रशेखर आजाद बच निकलते हैं, भाग जाते हैं, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ये लोग, अशफाक उल्ला खां, ये लोग पकड़ लिए जाते हैं और इनको फांसी दे दी जाती है। प्रायः प्रश्न पूछ लेता है कि जब राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़ लिया गया तो उनको फांसी कहाँ दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी गोरखपुर में दी गई थी, और अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई थी? राम जन्मभूमि यानी राम के दरबार, राम के जन्मस्थली फैजाबाद में दी गई। ठीक है, और रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई? इलाहाबाद में। प्राय तीनों पूछ लेता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई? तो गोरखपुर में। अशफाक उल्ला को कहाँ दी गई? फैजाबाद में। रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई? इलाहाबाद में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। इन लोगों के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारी जिस दिन फांसी होना था उस दिन सुबह में उठकर व्यायाम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। अंग्रेज बड़े हतप्रभ थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है यहाँ पे? तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर मौका मिल गया ना तो 2-4 अंग्रेजों को दबा मारेंगे। ऐसे थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो कहानी तो अगर पढ़ी जाए तो बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, हम लोग देखेंगे आगे चलकर। आइए 1926 नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? 1926 में भगत सिंह ने की। फिर बात करते हैं 1927 में साइमन कमीशन का आगमन होता है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। सर जॉन, कितना मिनट हुआ भाई? 1 मिनट, ठीक है। सर जॉन साइमन कमीशन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में। यह भारत कब आया? 1928 में आया। कहाँ आया? बंबई आया। और उसके बाद यह लाहौर गया। कहाँ गया? लाहौर गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उन गठन पूछेगा तो 1927, और भारत कब पहुंचा तो गठन 1927, भारत कब पहुंचा तो 1928 में। कहाँ पहुंचा? बंबई। वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय जब इसका विरोध कर रहे थे तो सैन्य अधिकारी सैंडर्स ने
लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और इसी में लाला लाजपत राय को गहरा चोट लगा और गहरा चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उस समय भी वहाँ भगत सिंह मौजूद थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी मौजूद थे और लाला लाजपत राय से उनका बड़ा लगाव था। उस समय भी भगत सिंह वहाँ पे मौजूद थे, उनको बड़ा इसका आघात लगा। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे सर पर पड़ा लाठी का ये प्रहार पूरे संपूर्ण अंग्रेजी साम्राज्य के लिए ताबूत किए के कील साबित होगी। ठीक है, इसी का विरोध है ना, इसका विरोध क्यों कर रहे थे? जब साइमन कमीशन आया भारत में नीति नियमों के लिए तो उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का क्या किया जा रहा था? विरोध किया जा रहा था। ठीक है, हिंदुस्तान में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। देखिए यच आर्य पहले आपने पढ़ा, अब यहाँ यच यस आर्य हो गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। इसमें कौन थे प्रमुख रूप से? भगत सिंह, सुखदेव थापर। सुखदेव थापर जानकेगा, सुखदेव थापर ये वही थे सुखदेव जिनको हम लोग भगत सिंह सुखदेव कहते हैं, सुखदेव थापर। और जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद भी उस समय थे। ठीक है ना, लेकिन प्रमुख रूप से इसमें कौन थे? प्रमुख रूप से इसमें ये दो थे, भगत सिंह सुखदेव थापर। वैसे अगर चंद्रशेखर आजाद का नाम आएगा तो वो भी उस समय थे। ठीक, सोशलिस्ट, चूंकि सोशलिस्ट जो शब्द जोड़ दिया गया ये मुख्य रूप से भगत सिंह से संबंधित है। ठीक, आगे 1929 की घटना ये थी कि 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? JL नेहरू ने की, यानी जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की। 1930 की घटना हम देखते हैं। 1930 के बाद हम रोक देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मेरा पर्पज है कि 1 घंटे के अंदर ही रहे, उसके बाद की चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। 1930 में हम लोग देखते हैं कि 1930 में क्या हुआ कि दांडी यात्रा शुरू की गई, जिसको नमक यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह किसके आधार पर शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी इसको जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें भाग लेने वाली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू फेमस थी। इसमें 69 अनुयायी थे, ध्यान रखिएगा 69 अनुयायी नहीं थे, अनुयायियों की संख्या 78 थी और एक महात्मा गांधी स्वयं थे। अगर ऐसे पूछे कि महात्मा गांधी के अनुयायी कितने थे तब तो 78 करना है, लेकिन अगर कह दे कि इसमें महात्मा गांधी को लेकर कुल दांडी यात्रा में जब प्रारंभ किया गया कुल कितने लोग थे, तब कुल जब पूछेगा तो 79 होगा, ध्यान देना होगा। ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो गुजरात के साबरमती से कहाँ? दांडी नामक स्थान पे जाकर उन्होंने नमक कर को, नमक कानून को उन्होंने तोड़ा। कितने मील पैदल यात्रा हुई? तो 241 मील। और कितने दिन में इसको पूरा किया गया? 24 दिन में पूरा किया गया। तो आज इस 1930 तक देखेंगे, इसकी घटना को हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे और बेहतर तरीके से देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना न भूलिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और लाइक करना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों कल। धन्यवाद।